दोस्तों कैसे हो आप सभी भैया। मैं पवन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स वाले भैया में। ठीक है जी। दोस्तों अब आप सभी की बोर्ड एग्जाम में मात्र 25 से 30 दिन का समय रह गया है। ठीक है, 25 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 दिन तो आपके मौज मस्ती में ही निकल जाने वाले हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ चीजें। तो अब आप लेके चलो कि 20 से 25 दिन आपके पास शेष समय है और आप 20 से 25 दिन में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से और अच्छा अंजाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से सब सोचना पड़ेगा। एक रणनीति बनानी पड़ेगी नेक्स्ट 25 डेज की। ठीक है, और मैं यहाँ पे आप सभी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ कि मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट यानी कि आने वाले 25 डेज में हम लोग क्या क्या करने वाला हूं, मैं आप सभी के लिए उसकी सारी लिस्ट, उसकी सारी स्ट्रेटेजी मैंने अभी से ही बना रखी। तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कल। ठीक है, और कल एक भी क्लासेस नहीं होगी और 2 तारीख से हम लोग रेगुलर क्लासेस को करने वाले हैं। ठीक है, रूटीन के हिसाब से। तो वो रूटीन मैं आपको कल कम्युनिटी पोस्ट शाम 6 बजे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, कि अगले हम लोग 25 से 30 डेज में क्या क्या हमने स्ट्रेटेजी बनाई है आप सभी के लिए। तो साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर हम लोग ग्रो करेंगे और अच्छा खासा मार्क्स मिलाएंगे। ठीक है, बाकी आज के इस क्लास में, ठीक है, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स के काफी 50 मोस्ट वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के इस क्लास में 50 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं और बाकी के क्लास में, ठीक है, यानी कि कल परसों नहीं, आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन 10-20 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रात तक रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे अटेंड रहना, एक्टिव रहना थोड़ा। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल मैं आप सभी के साथ जो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आप सभी को लेके बनाई है वो मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ कल शाम 6 बजे अपने कम्युनिटी पोस्ट में। तो एक्टिव रहना आप सभी। ऑलराइट, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है सौर सेल को समझाइए। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पीपीटी पे मैं आंसर लिख के नहीं लाया हूं। ठीक है, क्योंकि अब टाइम है, थोड़ा अच्छी तरीके से आप समझ लो, रट लो, जो आप करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। जितना ज्यादा समय था, बहुत सारे लोगों ने अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने में दिया होगा या फिर कई सारे लोगों ने तो गप में मौज में बंक मारने में उड़ा दिया होगा। लेकिन अब जो भी है, आप समझ के रट के जैसे समझ सकते हो समझ लो, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो सौर सेल को समझाइए। सौर सेल क्या होता है जी, आइए समझते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन अच्छी तरीके से सीख के हम लोग को जाना है। ठीक है, देखो सौर सेल, तो बहुत सारे लोग कहते क्या है, बहुत सारे लोग कहते क्या है कि भैया सौर सेल एक ऐसा सेल होता है, ठीक है, सौर सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि सूर्य विकिरण को, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, इसे रूपांतरित कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर सेल ऐसा करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है कि हाँ भैया, इस सौर सेल को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यही हमारा सौर सेल कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप सभी नाउन का डिफिनेशन पढ़े होंगे कब, बचपन में जब आप 1 क्लास में थे, 2 क्लास में थे, आपको क्या पढ़ाया गया था? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बस इतना ही पढ़ाया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़े, 5 में आया, 6 में आया, तो आपको पता चला नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ते गए लेवल थोड़ा आपका हाई होता गया, राइट। यानी कि आप पहले ये समझते थे कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है इसे रूपांतरित कर देता है विद्युत ऊर्जा में, दैट इज कॉल्ड सौर सेल। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग 12th में आ चुके हैं तो इसकी लेवल थोड़ी हाई हो चुकी है, सिलेबस की लेवल थोड़ी हाई हो चुकी है। तो इसको हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, राइट। तो सौर सेल क्या होता है, ठीक है, यह पीएन संधि वाली एक ऐसी युक्ति होती है, पीएन संधि वाली यह एक ऐसी युक्ति होती है। मान लो ये हमारा सौर सेल है, मान लो ये हमारा क्या है, सौर सेल है। ठीक है, इतना समझ लो, यह पीएन संधि वाली एक युक्ति होती है। क्या होती है यह? 1 सेकेंड, सॉरी। यह पीएन संधि वाली यह एक युक्ति होती है, यानी कि एक सिस्टम होती है। ठीक है, एक काम किस तरीके से करती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखना ये काम किस तरीके से करती है। यहाँ पे मान लो ये हमारा कोई सौर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे सौर सेल में, यहाँ से मान लो यहाँ पे सूर्य है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा सूर्य है और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं इसके, ठीक है, और सौर सेल पे पड़ रहा है। और ये जो सौर सेल है ना, यहाँ से मान लो इस सौर सेल से हमने एक वायर निकाल दिया, वायर निकाल दिया, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने एक पिन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसे आप चार्ज वगैरह में कर सकते हो काम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक पिन बना दिया, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझो किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल एनिमेशन तो नहीं लेकिन अच्छी तरीके से पूरी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। ओके, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये हमारा सौर सेल है, ये हमारा क्या है जी, सौर सेल है। ठीक है, ये हमारा सौर सेल है। ओके, अब ये हमारा सौर सेल है, इस पे क्या हुआ, सूर्य की प्रकाश आ रही है, ठीक है।
जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सूर्य के विकिरण इस पे आपतित हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, यह ईएमएफ उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और जब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो आप यहां से कह सकते हो कि यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, राइट। और विद्युत धारा जब उत्पन्न होगा, तो यहां से जो भी आपको डिवाइस है, फोन है, वो आप यहां से चार्ज कर लो, यानी कि ये क्या कर दिया, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या कहलाएगा, सौर सेल, ठीक है। समझ रहे हो चीजें। तो सौर सेल यही है। और जो सौर सेल होता है, यह हमारा अर्धचालक का बना होता है, याद रखना। यह किस चीज का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है हमारा सौर सेल। और सौर सेल को अर्धचालक करके हमारा 14 नंबर चैप्टर है, उसी में इसको पढ़ना है। ओके, चलो जी आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। द्विआधारी अंक पद्धति को समझाइए। द्विआधारी अंक पद्धति को आपको समझाना है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि द्विआधारी अंक पद्धति क्या होता है। यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डालूं द्विआधारी अंक पद्धति। ओके, द्विआधारी अंक पद्धति हम लोग समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर आपको देके जाने वाला है क्वेश्चन। तो द्विआधारी अंक पद्धति क्या होता है, तो देखो, जो द्विआधारी अंक पद्धति होती है, यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें डिजिटल सिग्नल को, देखो डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को हम लोग 2 अंकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 2 मानों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से है पहला हमारा 0 और दूसरा है हमारा 1। पहला है हमारा 0 और दूसरा है हमारा 1। कब हम लोग 0 का यूज करेंगे डिजिटल सिग्नल में, कब हम लोग 1 का यूज करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। टॉपिक है हमारा द्विआधारी अंक पद्धति। ओके, तो हमने जाना क्या कि द्विआधारी अंक पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है, ठीक है, जिसमें डिजिटल सिग्नल को 2 मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह पद्धति विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों में उत्पन्न किया जाता है। यह जो पद्धति है ना, एक किस चीज में उत्पन्न किया जाता है, विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय। ये जो पद्धति है, ये हमारा विद्युतीय, ठीक है, यह हमारा विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों में उपयोग किया जाता है। विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों, ओके, इलेक्ट्रॉनिक विघटनों। तो जो द्विआधारी अंक पद्धति होती है, फिर से मैं एक बता दूं, जो द्विआधारी अंक पद्धति होती है, यह एक ऐसी पद्धति होती है, ठीक है, जिसमें डिजिटल सिग्नल की 2 मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया जाता है। यह पद्धति विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों में उपयोग किया जाता है। और हम लोग जब ऑन हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हमको 1 का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और जब ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे उसको, ठीक है, तथा ऑफ के लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, ऑन के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं और ऑफ के लिए हम लोग 0 का यूज करते हैं। ओके, आइए बढ़ते तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि नैंड द्वारक को समझाइए, ठीक है, नैंड द्वारक को समझाइए, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं लेना है। नैंड द्वारक, अब आपको पता है ये जो नैंड द्वारक है, यह एंड गेट, ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। ओके, यह एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है हमारा नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट को समझाना है, तो आपको कहना क्या होगा कि एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है, जब एंड गेट और नॉट जब हम लोग एंड गेट और नॉट गेट को क्या करेंगे, आपस में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, तब ये जो पूरा निकाय आपका बनता है, तब ये जो पूरा आपका सिस्टम बनता है, यह हमारा नैंड गेट कहलाता है। ओके, नैंड गेट में कौन कौन से गेट का मिश्रण होता है, याद रखना, नैंड गेट में कौन कौन से गेटों का मिश्रण होता है जी। नैंड गेट में हमारा मिश्रण होता है भैया एंड गेट का और हमारा और गेट का, नैंड गेट और नॉट गेट, सॉरी, एंड गेट और नॉट गेट का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण से जब हम लोग एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग निर्गत अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे, तो हमारा जो भी निकाय हमको मिलेगा, जो हमारा फाइनल जो भी सिस्टम हमारा तैयार होगा, जो भी हमारा एक युक्ति तैयार होगा, जो आप कहना चाहते हो वो कह लो, तो हमारा वो नैंड गेट कहलाएगा, नैंड द्वारक कहलाएगा। ओके, और नैंड द्वारक को और हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसके संकेत द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा एंड गेट का ऐसा होता है संकेत, ठीक है, एंड गेट का हमारा जो संकेत होता है, वो भैया ऐसा होता है, हमारा नैंड गेट का हो गया। अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं क्या, अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे नॉट को, अब हम लोग नॉट को जोड़ेंगे, तो नॉट हमारा इस तरीके से है। अब फाइनल मिलके यहाँ पे हमारा एंड है, ये हमारा नॉट है। अब ये फाइनल मिलके पता कैसा बनेगा, फाइनल मिलके ये कुछ ऐसा बनने वाला है जी, ये फाइनल मिलके हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है, तो ये हमारा फाइनल नैंड गेट का बन गया। अब नैंड गेट का बुलियन व्यंजक आप सभी से पूछे, तो a इंटू बी के ऊपर आप बार लगा देना, ये हमारा बुलियन व्यंजक होता है नैंड गेट का, याद रखिएगा आप सभी। आगे आ जाइए,
अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक सिंपल सा चीज है, ठीक है। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या होता है मैं आपको बता दूं। अर्धचालक जिसकी चालकता चालकों से अधिक, जिसकी चालकता चालकों से अधिक और कुचालकों या फिर अचालकों कह लो, ठीक है, कुचालकों या फिर अचालकों से, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल दिया, ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया। एक मिनट मैं इसे हटा लूं। देखो, अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता ठीक है चालकों से कम होता है, जिनकी चालकता चालकों से कम होता है तथा कुचालकों से अधिक होता है, यानी कि बीच में रहता है, ठीक है, यानी कि मिडल, बीच में रहता है, वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। समझ गए अर्धचालक क्या होता है? जिनकी चालकता चालकों से कम होती है तथा कुचालकों या फिर अचालकों से अधिक होती है, वो हमारा अर्धचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि नैंड गेट का संकेत दे। अभी तो हम लोग चर्चा करें ना नैंड गेट के बारे में, नैंड गेट के बारे में हमने अभी चर्चा करा है, ठीक है। नैंड गेट हमारा क्या होता है भैया? तो यह एंड गेट और नॉट गेट का मिश्रण होता है हमारा नैंड गेट। ओके, तो नैंड गेट का संकेत का बात कर रहा है, तो अभी तो मैंने देखा ना, इसका संकेत भैया ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऑलराइट, ऐसा होता है। ये हमारा नैंड गेट का संकेत है। अगला क्वेश्चन, एक्स किरण के किन्हीं दो गुण। देखो, एक्स किरण की गुण की बात कर रहा है ना, एक्स किरण के किन्हीं दो गुण, तो जो एक्स किरण होता है ना, यह भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? और दूसरा गुण में आप ये लिख देना कि इसकी जो चाल होती है ना, ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है भैया, इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ओके, प्रकाश जितना चाल चलता है, एक्स किरण भी उतना ही चाल चलता है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है? प्रकाश के वेग के बराबर होती है। समझ गया? अगला क्वेश्चन देख लो, लेजर किरण की किन्हीं चार मुख्य विशेषताएं को बताना है। तो जो लेजर किरण होता है वो सबसे पहले समझो, लेजर किरण होता है, जो लेजर किरण हमारा होता है, ठीक है, लेजर किरण का पहला विशेषता यह है कि भैया ये स्टील के प्लेट को एकदम छेद कर देगा भैया, स्टील के प्लेट को यह फाड़ के निकल जाएगा, इतना इसके अंदर भेदन क्षमता होती है, ठीक है, लेजर किरण की मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो पहला विशेषता ये हो गया कि यह लेजर किरण जो होता है वो स्टील के प्लेट को छेद कर देता है, ठीक है। और जो लेजर किरण होते हैं वो उच्च समांतर दिशा में रहते हैं, ठीक है, याद रखना, जो लेजर किरण होते हैं वो उच्च समांतर दिशा में रहते हैं, ठीक है। लेजर किरणों को तीव्र कर सकते हैं, लेजर किरण को हम लोग तीव्र कर सकते हैं, यानी कि और तेज कर सकते हैं, ठीक है। तीन विशेषताएं हो गई मिला जुला के। और हम लोग क्या बात कर ले, लेजर किरण जो होता है ना, वो एक वर्णी तथा कला संबंध में होता है, ठीक है। लेजर किरण क्या होता है? एक वर्णी होता है, एक वर्णी तथा कला संबंध में होता है। समझ के चीजें एक बार फिर से चर्चा कर ली जाए, लेजर किरण के बारे में हमने क्या क्या जाना, लेजर किरण की चार मुख्य विशेषताएं हमने क्या क्या जानी। इसमें से पहला है कि यह स्टील के प्लेट को छेद कर देता है, दूसरा है कि इसे हम लोग तीव्र कर सकते हैं, इसे हम लोग ज्यादा तेज कर सकते हैं, तीसरा है कि यह इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है? समांतर होती है, समांतर दिशा में रहते हैं, चौथा यह एक वर्णी होता है तथा इसका कला संबंध समान होता है। आगे आ जाओ, ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम क्या है भैया? इसको लिखना है, ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम। आइए इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम, ठीक है, ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम, ठीक है, ब्रूस्टर, या फिर मैं ब्रूस्टर का ही नियम लिख दूं ना, ब्रूस्टर का नियम। ओके, तो ब्रूस्टर का नियम ध्यान से समझना क्या होता है जी। देखो, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है कि भैया मान लो ये हमारा कोई सतह है, ठीक है, सतह है, ये हमारा आपतित किरण है, ओके, ये हमारा आपतित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण है। अब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण मान लो ऐसे जा रहा है, परावर्तित हो रहा है, जब आपकी अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, बीच का जो कोण बन रहा है वो अगर 90 डिग्री यानी कि समकोण के बराबर हो जाए तो हमारा ब्रूस्टर कोण कहलाता है। ये जो कोण बन जाता है ये ध्रुवण कोण कहलाता है, सॉरी ये क्या कहलाता है? ध्रुवण कोण कहलाता है, ठीक है। और ध्रुवण जो ब्रूस्टर का प्रकाश का ध्रुवण का नियम होता है, इसका भैया फॉर्मूला होता है tan IP, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan IP, म्यू बराबर tan IP, या फिर कहीं कहीं आपको u बराबर भी tan IP दे देता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, दोनों क्या है? सेम ही है जी। तो याद रखना कंडीशन ये होनी चाहिए कि भैया जो आपकी अपवर्तित किरण है और जो परावर्तित किरण है वो उसका जो बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री यानी कि समकोण के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP, ठीक है। ओके जी, आ जाइए जी, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम सभी का? अगला क्वेश्चन है
कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखना है। देखो व्यंजक लिखना है, ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन वही सिद्ध करने के लिए बोल दिया आपसे 5 नंबर में पूछने वाला है, याद रखना आप, ठीक है। तो वैसे तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन में छोटा डी, ठीक है। जहां पे यानी कि वेयर, यहाँ पे कौन कौन चीजें क्या है इसके बारे में थोड़ी दिखा दी जाए तो काफी बेटर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा है ये आप सभी को पता है कि यह क्या है, जो लेमडा है हमारा, ठीक है, जो हमारा लेमडा है वो हमारा तरंग धैर्य है, ठीक है, या हमारा लेमडा जो है वो तरंग धैर्य है, ओके। और जो हमारे डी है वो पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी, यानी कि जो पर्दा है हमारा, ठीक है, और जो बिंदु स्रोत है हमारा, ठीक है, पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी, पर्दे और, एक मिनट, स्रोत के बीच की दूरी, ठीक है, स्रोत के बीच की दूरी, ओके, पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी। आगे आ जाइए जी, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर ले। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक हो गया। पोलोरॉइड क्या है तथा इसके 2 उपयोग को लिखे। देखो जी, पोलोरॉइड एक ऐसी युक्ति होती है ना, पोलोरॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोलोरॉइड एक ऐसी युक्ति होती है जो कि अध्रुवित प्रकाश को, जो कि अध्रुवित लाइट को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है, अध्रुवित प्रकाश को यह ध्रुवित में बदल देता है, ध्रुवित में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और इसके 2 उपयोग की बात कर ली जाए तो पोलोरॉइड का उपयोग हम लोग 2 जगह करते हैं, जैसे कि 2 उपयोग पूछा है ना ऐसे, तो हम लोग धूप जो चश्मा होता है ना, जो कि हम लोग डॉक्टर से सलाह पे लेते हैं, तो धूप चश्मा में भी इसका उपयोग होता है, धूप चश्मा में, ठीक है। और जो फोटोग्राफी कैमरा होता है, फोटोग्राफी कैमरा होता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, ठीक है, वो फोटोग्राफी कैमरा में भी इसका पोलोरॉइड का हम लोग यूज करते हैं। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। तो मैं आपको पहले पूर्णांतरिक परावर्तन सही तरीके से समझा देता हूं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे चीजें कि पूर्णांतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हमारा कांच है या फिर जल है मान लो। अब यहाँ से भैया मैं डाल रहा हूँ प्रकाश, अब मान मान लो मैं यहाँ से डाला प्रकाश, ठीक है, यहां से मैं ऐसे प्रकाश डाल रहा हूं, यानी कि मैं सघन से विरल में जा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह लूं, मान लो यहाँ पे एक सतह है, ठीक है, यहाँ पे सतह है, ऊपर हमारा है भैया वायु और नीचे है हमारा वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आने वाला है। यहां से मैं डालू भैया प्रकाश, ध्यान से समझना, यहां से मैं प्रकाश डालूं, और यहां से मैं प्रकाश डालूं और यह दूसरे माध्यम में ना जाके इसी माध्यम में वापस लौट आए। अब एक कंडीशन कब हो सकता है, जब हम लोग अगर मान लो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण हम लोग बनाते हुए इसको आपतित कराएंगे तो यह यही से गुजर जाएगा, ठीक है। अब जब 90 डिग्री का कोण हम लोग जब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर हम लोग प्रकाश को आपतित कराएंगे तो यह इसी सतह से होकर गुजर जाएगा, जो कि आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। ये जो 90 डिग्री बनता है ना यहाँ पे, ठीक है, जो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है ना जी, ये हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है, समझ रहे हो, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन जब हम लोग क्रांतिक कोण से बड़े कोण पे प्रकाश को आपतित कराएंगे तो यह दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और ये जो घटना है, ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, राइट। चीजों को समझ रहे हो सही तरीके से, ओके जी। तो यहाँ पे कंडीशन पहला चीज है कि आप देख रहे थे कि वाटर से एयर में जा रहा था, वाटर से एयर में जा रहा था, यानी कि सघन से विरल में जा रहा था ये चीज। पहला कंडीशन, पहला शर्त यही हो गया कि पहला जो प्रकाश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, ओके। और दूसरा, क्रांति कोण से बड़े कोण पे आपतित कराना चाहिए, क्रांति कोण से बड़े कोण पे आपतित होना चाहिए। क्रांति कोण से बड़े कोण पे आप आपतित कराओगे तभी ये इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, नहीं अगर आप क्रांति कोण के बराबर कराओगे तो फिर इसी सतह पे ऐसे निकल जाएगी। तो यही था भैया पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना। आगे आ जाओ, प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है, ताकि प्रकाश वर्ष क्या है और प्रकाश वर्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, ध्यान से समझना जी, प्रकाश वर्ष क्या है। तो जो प्रकाश होती है, जो हमारी लाइट होती है, वो एक ईयर में, एक साल में जितनी दूरी तय करती है, कहां पे, निर्वात में, यानी कि निर्वात में प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करती है वो आपका प्रकाश वर्ष कहलाता है, यानी कि लाइट ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट ईयर। तो आप यहाँ पे समझ गए अच्छी तरीके से कि निर्वात में जो प्रकाश है एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो हमारा प्रकाश ऑब्जेक्टिव में, कि जो प्रकाश वर्ष है वो किस चीज का मात्रक है, तो याद रखना यह दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। और प्रकाश वर्ष का वैल्यू भी पूछता है, तो प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। अब यहाँ पे मीटर मैंने क्यों यूज करा है, तो आपको पता है कि जो मीटर है ना,
जो मीटर है ना हमारा, ठीक है, वो क्या है, मीटर दूरी को दर्शाता है। और आपको पता है कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। हमारा और क्वेश्चन क्या है जी, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, आइए हम लोग देखते हैं क्रांति कोण। ठीक है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, अपवर्तनांक के बीच हमको रिलेशन ज्ञात करने हैं कि इसके बीच रिलेशन क्या होता है। ओके, चलो अच्छी तरीके से समझने वाले हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं चलूं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार मैं चलूं तो हमको यहाँ पे मिलता है कि जो आई होता है, जो साइन आई होता है ना, वो सी के बराबर होता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। क्रांति कोण का जो डिफिनेशन है उससे तो यही पता चलता है कि जो आपका आपतन कोण है वो क्या होना चाहिए, क्रांति कोण के बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हो, तो यहां पे मैं आई बराबर से लिख सकता हूं। ठीक है, कहां से मैंने लिखा, तो क्रांति कोण के डिफिनेशन के अनुसार। ओके, और जो परावर्तित किरण होता है, ठीक है, क्रांति कोण के डिफिनेशन के अनुसार ही मैं चल रहा हूं। परावर्तित जो किरण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण बन जाता है। तो आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों जो मैंने केस लिख रखा है ना कि आई बराबर सी और आर बराबर 90 डिग्री, ये मैंने क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार ही लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहां से दो चीजें आपको पता चल गई। और अब हम लोग चलने वाले हैं स्नेल के नियम के अनुसार, यानी कि स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है भैया, μ1 बटा μ2, ठीक है, बटा में साइन सी, सॉरी साइन आई बटा में साइन, एक मिनट रुकना, एक सेकंड, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, μ1 बटा μ2 बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। अब साइन आई के जगह हम लोग साइन सी पुट कर सकते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन सी यहां पे मैं पुट कर सकता हूं। आर के जगह हम लोग 90 पुट कर सकते हैं, साइन 90 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे डायरेक्ट 1 लिख दूं, 1 लिख दूं। समझ गया ना कैसे हुआ, कैसे हुआ समझ गया ना, क्योंकि इस आर की जगह हमको 90 रखना है, तो साइन 90 हमारा 1 होता है, तो 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फाइनल यहाँ पे हमको क्या मिल गया भैया, μ1 बटा μ2 बराबर का साइन सी अपॉन में 1। जहां पे वेयर अगर मैं बात कर लू, जहां पे जो हमारा μ1 है ना वो 1 के बराबर है, और जो हमारा μ2 है वो म्यू के बराबर है। समझ गए, ये स्नेल के नियम के अनुसार होता है। जो μ1 होता है हमारा वो 1 के बराबर होता है, जो हमारा μ2 होता है वो म्यू के बराबर होता है। ओके, ओके जी, यहां तक चीजें समझ गए। μ1 बटा μ2 बराबर साइन सी अपॉन में 1। ओके, वेयर μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर म्यू, यानी कि मैं यहां से μ1 की जगह 1 लिख सकता हूं और μ2 की जगह म्यू लिख सकता हूं। यहाँ पे हमारे पास केस क्या आया, μ1 बटा μ2 बराबर में साइन सी अपॉन का 1, यही था ना हमारे पास जो आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर हमने क्या निकाला, वेयर हमने क्या निकाला कि भैया μ1 बराबर का 1 और μ2 बराबर का, और μ2 बराबर का म्यू। ओके, म्यू2 बराबर का म्यू, एक सेकंड में सही से लिख दूं, म्यू2 बराबर का म्यू। ओके, तो म्यू1 की जगह हम लोग यूज करने वाले हैं 1, ठीक है, म्यू2 की जगह हम लोग यूज करने वाले हैं म्यू, और बराबर में साइन सी अपॉन को 1। अब इसको मैं पलटू अगर, तो म्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बटा का साइन सी, जो कि यही आपका रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक के बीच। याद रखना ये आपसे 2 नंबर में पूछता है कि भैया आप इसे प्रूव करो, ये जो रिलेशन है ना क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच, इसको आप दिखाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे, 13 से 14 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में करे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपसे अभी ही आज की इस क्लास में करने वाला हूं, सबका जवाब आपको कमेंट में देना है। भैया प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि जो प्लांक नियतांक का बीमा होता है वो क्या होता है जी, क्या होता है बताओ, ml2t-2 ml, एक मिनट, ml2t-1, ठीक है, ml2t-1, ये आपका प्लांक नियतांक का बीमा होता है, किसी को नहीं भूलना है। अच्छा बताओ कुलंब का नियम क्या होता है, कुलंब का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुलंब का नियम। ठीक है, कुलंब का नियम का फॉर्मूला बताओ आप सभी। ठीक है, क्या बता रहे हो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। मैं सारे फॉर्मूले का रिविजन करा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारा कुलंब का नियम होता है, ये हमारा क्या होता है, आवेश होता है, ये हमारा दूरी होता है आवेशों के बीच की, और ये हमारा 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। अब बता दो इसी बात पे 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, तो 9 का पावर 9 गुने 10 का पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में कुलम्ब स्क्वायर। समझ गए, ये वैल्यू होता है
अच्छा, ओम ला बता दो, ओम का नियम क्या है? ठीक है, ओम का नियम क्या है जी? ओम का नियम 10th में पढ़ते हो, और V बराबर आई आर। ठीक है, आई क्या है हमारा? धारा है। आर क्या है हमारा? प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस। ओके, इसी बात पे बता दो चालकता क्या है? और ये चालकता मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स के अनुसार क्या होता है? चालकता बराबर, ठीक है, चालकता को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर 1 बटा का रो। रो हमारा क्या है? प्रतिरोधकता होता है। तो ये सब चीजें कुछ हैं, ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। ओके, और आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ जब आपको कंटेंट पसंद है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सपोर्ट कर देना थोड़ा बहुत। ओके, और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं और साथ में, पीडीएफ के लिए आज के इस क्लास के जो भी पीडीएफ बनते हैं, जो भी पीपीटी बनते हैं, उसके लिए आप सिंपल हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 9162530448 पे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आपको भैया पीडीएफ के लिए भी पैसे लेती हैं। पीडीएफ के लिए भी भैया, कंटेंट तो आप फ्री में दे रहे हो, कम से कम पीडीएफ तो फ्री में दे देते ना भैया। खुद की कोर्सेज वगैरह जो भी है उसको लॉन्च कर रखे हो 3000 4000 में, उसे तो सेल कर ही रहे हो आप, उसे तो मार्केटिंग कर ही रहे हो, लेकिन पीडीएफ तो दे देते कम से कम फ्री में। भैया पीडीएफ के लिए पैसा क्या लेना था? बल्कि मैं आपको फ्री में देता हूँ। ठीक है, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो बिल्कुल मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट होता है कभी भी किसी भी टाइम, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस डाउट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा, स्टडी से रिलेटेड। ओके, 8 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये जो मैंने बताया 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फिजिक्स का, तो जिसमें से 15 आज हमने कर लिया, और 15-15 करके हम लोग क्लियर कर देने वाले हैं। आज ही की मैं कोशिश करता हूँ, आज रात तक अगर हो पाती है तो मैं करता हूँ, नहीं तो फिर कल तक मैं कर लूंगा। ठीक है, और जहां तक बात रहे, हमने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बना रखी, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी आगे 25 से 30 दिन में हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रेटेजी को मैं करने वाला हूँ कल की क्लास में रिवील। कल की क्लास में रिवील शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा अपने, कि अगले 25 से 30 दिन में आपको क्या करनी चाहिए, या फिर मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से क्लासेस वगैरह चलने वाली है, क्या हमारी प्लान रहने वाली है। ठीक है, कितने वीडियोस एक दिन में आने वाले हैं, सब सारी चीजें पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे हिट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एंड ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, एंड बाय बाय।